हमारा बचपन वो था कि जब एक ही चैनल हुआ करता था और वो था। तो रंगमंच थिएटर आपके जहन में कैसे आया कि अब अपना एक जो है वो रंगमंच थिएटर प्लेटफॉर्म स्टार्ट करना चाहिए, और कौन कौन से लोग जो थे वो आपके साथ तब जुड़े हैं वो आज तक भी हैं? खास तौर पे जो राजेश खन्ना साहब थे, जो बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार। तो दूरदर्शन का कितना बड़ा रोल है, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, और कितनी देर आपने दूरदर्शन में जो है आप काम हैरान हो किया? जाएंगे, इट टुक मी 20 years टू थिंक ऑफ रजिस्टरिंग माई। उर्दू में भी काम किया, नीलिमा में काम किया, फिर मैंने जो रीजनल जो पहाड़ी फिल्म थी लकीर उसमें काम किया, फिर जो डोगरी जो फिल्म थी गीटियां उसमें काम किया, फिर हमने एक बॉलीवुड की वेब सीरीज लश्कर में भी काम किया। और क्या ये जो खूबसूरत पहाड़ी हैं, इनको देख के ही आपने अपने नाम के आगे विशाल पहाड़ी लगाया था, या क्या था इसके पिछले पीछे? कुछ अरसे से एकेडमी ने जो अपनी नजर जो है वो यहाँ थोड़ी रखी है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कल्चरल ऑफिसर हैं डॉक्टर आलमदार आदम, तो उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। और जम्मू में अब जो बैठी हैं सेक्रेटरी हरविंदर कौर जी, वर्दी डिप्टी कमिश्नर अभिषेक शर्मा साहब हैं, उनका भी बड़ा खूबसूरत सा पोर्ट्रेट एक बच्चे ने बनाया था। मेरे पास ऑप्शंस हैं, मैं जो है वो विदेश भी जा सकता हूँ। मेरी सर, हम देखते हैं आप हर बार अपने प्ले में ना नए से नए यूथ को जो है वो मौका देते हैं काम करने का। ये आजकल के बच्चे जो हैं वो मोटिवेशनल है, थीमेटिक है कि कोर्ट मैरिज करना और वो सोचना। सर, आने वाले दिनों में क्या क्या कुछ नया? वो 3 कलाकारों पे वो मुश्तमिल है नया नाटक। उसका जब भी नाम आप प्ले की प्रैक्टिस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसका पूरा पैटर्न होता है, पूरा स्क्रिप्ट लिखा जाता है पूरी टीम के द्वारा, या आप खुद ही उसको जो है वो डिसाइड करते हैं? एक्टर की क्या निशानी होती है, एक आर्टिस्ट जो उसकी क्या निशानी होती है? और कलाकार एक बड़ा सॉफ्ट हार्टेड होता है, बड़ा नरम दिल होता है। द हिमालयन टॉक शो के नए एपिसोड में एक बार आपका फिर से स्वागत है। द रियलिटी अनकवर्ड में एक बार फिर से स्वागत है आपका, और मैं हूं आशीष। हम हर बार नया चेहरा सामने लाते हैं, और उस चेहरे को सामने लाते हैं जिन्होंने अपनी सोसाइटी के लिए काम किया, जिन्होंने ऐसा काम किया कि पूरी सोसाइटी उनको जो है वो याद रखती है। बिल्कुल, आज के एपिसोड में, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ राजौरी के एक ऐसा चेहरा, राजौरी पुंछ के, जिन्होंने एक्चुअल में बताया कि थिएटर क्या होता है। आज हम आपको थिएटर की दुनिया में लेके चलेंगे। राजौरी पुंछ से, पीर पंचाल से हमारे साथ विशाल पहाड़ी जी हैं। रंगमंच थिएटर के एक्टर, फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आज इन्हीं से बातचीत करेंगे, कैसे इनका स्ट्रगलिंग फेज स्टार्ट हुआ था, और बहुत से युवाओं को, बहुत से यूथ को इन्होंने प्लेटफॉर्म दिया, और आज वो नेशनल टेलीविज़न में काम भी कर रहे हैं, और ये खुद भी जो है वो नेशनल। आज के मेहमान हमारे विशाल पहाड़ी जी, हम इनका अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है द हिमालयन टॉक शो में। बहुत शुक्रिया आशीष जी, आपने मुझे अपने इस शो में दावत दी, बहुत अच्छा लगा मुझे। सर, बात करेंगे आपके सफ़र की। हमने बड़ी बार आपको देखा कि काफ़ी शोज़ आप करते हैं, आउट ऑफ स्टेट जाके भी करते हैं, आप नुक्कड़ नाटक करते हैं, और भी युवाओं को काफ़ी मौका देते हैं आप अपने प्लेटफॉर्म से। आज हम जानना चाहेंगे कि कहाँ से ये पीरियड था वो स्टार्ट हुआ था, और कितनी मेहनत है इसके पीछे, और क्या क्या राज हैं इसके पीछे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि थिएटर में जाने से पहले जो जो मैं याद कर पाता हूं, पिछले 25 साल पहले की बात बताऊंगा। मैं दरअसल, मुझे बचपन में फिल्में देखने का बहुत शौक हुआ करता था। हमारा बचपन वो था कि जब एक ही चैनल हुआ करता था और वो था दूरदर्शन। अच्छा। और उसमें जो फिल्में आती थी वो पूरा पूरा परिवार, पूरी फैमिली शाम को हम बैठ जाते थे टीवी के सामने, बैठ के वो फिल्में देखते थे। तो कहीं ना कहीं वो सिलसिला चलता रहा। और उसमें मुझे खास तौर पे जो राजेश खन्ना साहब थे, जो बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार, तो उनकी जो एक्टिंग थी, जो उनकी अदाकारी थी, वो न जाने कैसे मैं धीरे धीरे उसमें काफ़ी इम्प्रेस हो गया। तो बस कहीं ना कहीं मेरे बैक माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ पनपती रही, बढ़ती रही, फलती फूलती रही। और उसके बाद क्या होगी, जब मैं कॉलेज पहुंचा तो रात में जब हम पढ़ाई करते थे एग्जाम्स के दौरान, तो जब वहाँ से थक जाना रात के 1:30-2 बजे, फिर मैंने क्या करना कि वो कोई मैंने राजेश खन्ना साहब के कोई डायलॉग्स मुझे याद आने, मैंने वो बोलने। उसके बाद फिर मैंने क्या करना कि खुद ही सिचुएशन जो है वो क्रिएट करनी, और खुद ही मैंने जो है वो रिहर्सल करते रहना, डायलॉग बोलते रहना आधा आधा घंटा। तो एक दो बार मुझे याद है कि मेरे पिताजी जो हैं वो रात के 2 बजे उठ के एकदम घबराए हुए, डरे हुए, वो
दरवाज़ा खोल के देख रहे हैं कि ये क्या हो गया इससे, क्योंकि मैं कुछ बड़े ही एक इमोशनल कैरेक्टर में था जो मैं 15 मिनट से किए जा रहा था। अच्छा। उन्होंने आके मुझे पकड़ा और मुझे झिंझोड़ा, और जब उन्हें पता चला कि मैं एक्टिंग में था तो तब जाके कहीं उन्हें चैन आया। तो उसके बाद मैं बताऊं आपको कि फिर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जाके फिर मैंने एक्टिंग को जो है वो रेगुलर जो है वो अपना एक रोज़मर्रा की मैंने रूटीन बना ली। लाइक जैसे हम लोग नाश्ता करते हैं, सोते हैं, नहाते हैं, कोई भी ज़रूरी काम करते हैं, तो मैंने उस तरह से फिर एक्टिंग को ये कर ली। और कॉलेज में जाके प्लेटफॉर्म भी मिला। और उसके बाद मुझे याद है कि जम्मू यूनिवर्सिटी में डिस्प्ले योर टैलेंट हुआ करता था, जिसमें जम्मू प्रोविंस के जितने भी डिग्री कॉलेजेस होते थे उन सब के बच्चे जो हैं जम्मू यूनिवर्सिटी में एक वो जो डिस्प्ले योर टैलेंट था, वहाँ पे जो मुख्तलिफ इवेंट्स होते थे, 1 एक्ट प्ले होता था, उसमें स्किट होता था, उसमें फुल लेंथ प्ले होता था, तो उनमें और डिफरेंट एक्टिविटी, सिंगिंग, काफ़ी एक्टिविटीज़ होती थी। तो मैंने भी फिर उसमें जो है वो थिएटर में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। और फिर पहली बार मुझे वहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिला, जिसे कि हम वो कंसोलेशन कहते हैं। और अगली बार शायद ऊपर वाले को मंजूर था तो मैं बेस्ट एक्टर अवार्ड जम्मू यूनिवर्सिटी से लिया। सर, जो रंगमंच थिएटर है, जी आप इसके फाउंडर हैं, जी। तो रंगमंच थिएटर आपके जहन में कैसे आया कि अब अपना एक जो है वो रंगमंच थिएटर प्लेटफॉर्म स्टार्ट करना चाहिए, और कौन कौन से लोग जो थे वो आपके साथ तब जुड़े हैं वो आज तक भी हैं? देखिए, मैंने हिमालयन कॉलेज में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया एज एन इंग्लिश टीचर, लैंग्वेज का टीचर, तो वहाँ मैंने पढ़ाना शुरू किया। और वहाँ से जो ये मेरे पीछे वाली चीज़ थी मेरी स्टूडेंटशिप में, कॉलेज में, तो यूनिवर्सिटी में, मैं उसको शायद मुझे ऊपर वाले का हुक्म था कि उसको मुझे कैरी फॉरवर्ड करना है। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि बच्चे या तो स्कूल तक अपनी जो को करिकुलर उनके अंदर जो टैलेंट होता है एक्टिविटीज़ का, वो उसको वहाँ तक महदूद रखते हैं, या कुछ लोग कॉलेज में ले जाके उसके बाद वो छोड़ उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। तो मुझे शायद भगवान का हुक्म था कि मुझे वो उसको अपने साथ ही लेके चलना है। तो मैं हिमालयन कॉलेज में जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की तो वहाँ पे भी हिमालयन एजुकेशन मिशन में आज भी वो एक जो माहौल है, वो ये दरअसल माहौल उन्होंने ही शुरू किया है। कितने कितने सारे टैलेंट शो जो हैं वो हिमालयन एजुकेशन मिशन ने किए। तो वहाँ मुझे मौका मिल गया बच्चों के साथ काम करने का, और मुझे आज भी वो बच्चे मेरे जहन में हैं। तो फिर वहाँ पे हमने रेगुलरली जो है वो एक्टिविटीज़ करनी शुरू की, और तब जाके मुझे लगा कि अब कोई अपना एक थिएटर ग्रुप होना चाहिए। क्योंकि बचपन में हमारे जो सीनियर हैं थिएटर के, एक स्टॉलवर्ड पर्सनैलिटी बलवंत ठाकुर साहब, तो फिर मुझे था कि उनका भी एक थिएटर ग्रुप है नटरंग के नाम से। तो इस तरह से फिर हमने जाके सोचा कि अब हमें अपना एक थिएटर ग्रुप भी जो है बनाना चाहिए। वो थिएटर ग्रुप रहा, आप यकीन मानेंगे, जैसे अभी मेरी आपसे बात हो रही थी, अमान जरी जी से बात हो रही थी, आप लोगों ने बहुत जल्द जो है अपना एक नया एनजीओ आपने रजिस्टर किया। तो मुझे, आप हैरान हो जाएंगे, इट टुक मी 20 years टू थिंक ऑफ रजिस्टरिंग माय थिएटर ग्रुप। तो 20 साल के बाद मैंने वो बनाया। बट जो रजिस्ट्रेशन जो थी, मैं काम करता रहा, मेरा मकसद था कि मैं काम करूं, और वो उसके बाद जाके मैंने 20 साल के बाद जो है उसको मैंने फिर रजिस्टर्ड भी करवाया। सर, कौन कौन से लोग थे तब? शुरू में मैं, देखिए, आप जो शुरू के कलाकार, उनमें से एक तो आज भी जो है वो किसी हद तक एक्टिव हैं, तरुण वासन हैं। अच्छा। तरुण वासन जो है वो रंगमंच के साथ जुड़े, और उन्होंने, मुझे याद है कि तरुण वासन ने हमारा एक जो प्ले था गिरगिट, ये तब से आपके साथ है? जी जी, तरुण वासन ने जो एक्टिंग जो है यहाँ हमारे साथ शुरू की। उसके बाद ये जम्मू गए, तो उसके बाद इन्होंने सोचा कि अपने जोहर बॉम्बे में भी जो आजमाइश करें, तो वहाँ पे भी किया। तरुण वासन, रोहित केसर आज पोस्ट ऑफिस में एक अच्छी ओहदे पे हैं। बिल्कुल। प्रवीण थे, प्रवीण अब यहाँ से जा चुके हैं अखनूर में। बिल्कुल जी। तो अमित सिंह बरवाल आज भी हैं, विक्रांत वर्मा हैं, अशफाक शाहजीब जो कि एक वकील भी हैं, और नहीम भट्ट, तो बहुत सारे, ताबिश मलिक, तो बहुत सारे से, मुजतबा खान अब वो डीसी ऑफिस में मुलाजिम है। तो ये मैं आपको चंद नाम बोल रहा हूं। तो उसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि अब जो है, अब मेरी टीम में जो मैंने जो फोकस किया है, जो स्लम के बच्चे हैं, जो स्लम्स के हैं, जो स्लम में रहते हैं, अब मैं उन बच्चों को लेकर 2 साल से काम कर रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है कि कारवां जो है वो हम बढ़ते रहे, एक नीयत लेके कि हमें इस फील्ड में काम करना है, हम बढ़ते रहे और कारवां बनता गया। आज भी मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि नए नए लोग जुड़ रहे हैं, और जो हम वक्तन जो अपने पुराने कलाकार हैं, जो आज एक्टिवली जुड़े भी हैं
और जो मैंने नाम लिए ये सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे साथ एसोसिएटेड हैं, तो हम इनको वक्तन वक्तन याद भी करते हैं, अपने फंक्शंस में बुलाते भी हैं। सर दूरदर्शन से आपने बात की थी कि दूरदर्शन आप स्टार्टिंग से देखते थे, जी। तो दूरदर्शन का कितना बड़ा रोल है, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और कितनी देर आपने दूरदर्शन में जो है वो काम किया? देखिए, मैं आपको बात बताऊं कि जब दूरदर्शन था, मैं अपनी बात करूं, पता नहीं मुझे सुनने के बाद कितने लोग मुझसे इस चीज़ पे जो है वो अपनी राय जो है वो मेरे साथ बराबर मानेंगे। देखिए, दूरदर्शन जब था ना, मेरी नज़र में एक थिएटर एक्टर और डायरेक्टर की नज़र में, एक ऑडियंस की नज़र में थोड़ा कम और उसकी नज़र में ज़्यादा, तो वो जब अकेला चैनल था दूरदर्शन का, वो तब बहुत ज़्यादा क्रेज भी थी। देखिए, आज इतने सारे चैनल्स हैं, क्या मैं आपसे पूछूं या जो अभी हमें देखने वाले होंगे, क्या कोई बैठ के वेट करता है कि मुझे आज शाम में ये प्रोग्राम आएगा और मुझे बैठ के देखना है? आई डोंट थिंक कि देयर आर टू मेनी पीपल, और आई कैन से दैट देयर इज अ मीगर अमाउंट ऑफ पीपल। वो भी नहीं होंगे, शायद ही कोई बैठता है कि मैं शुक्रवार को शाम को मूवी देखूंगा या अंताक्षरी देखूंगा, या हाँ। तो कहने का ये मतलब है कि दूरदर्शन का एक बहुत बड़ा रोल है। दूरदर्शन ने परिवारों को जोड़ा है, दूरदर्शन ने हमारी संस्कृति, हमारी जो तहजीब है उसके साथ हमें जोड़ा है। दूरदर्शन ने वैल्यूज और जो एथिक्स हैं वो हमें इनकलकेट किए हैं, और दूरदर्शन ने वो काम किया है कि दूरदर्शन बेसिकली एक प्लेटफॉर्म था। उसके बाद आज जाके ये सारे चैनल, ये ओटीटीज एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें जो है वो, दूरदर्शन जो है वो जननी है। दूरदर्शन जननी थी, दूरदर्शन वजूद में आया और उसको फॉलो करते करते मतलब आज ये इतने सारे जो ओटीटीज हैं। और मैं खुद को खुशकिस्मत भी समझता हूँ कि दूरदर्शन बचपन में देखना पसंद किया करता था, और उसके बाद मैंने दूरदर्शन में बहुत सारा काम किया। दूरदर्शन में 6-7 सीरियल्स में काम किए, जो पहाड़ी सीरियल से, डीडी कशिर के सीरियल से। उसके बाद मैंने डीडी उर्दू में भी काम किया, नीलिमा में काम किया। फिर मैंने जो रीजनल जो पहाड़ी फिल्म थी लकीर, उसमें काम किया। फिर जो डोगरी जो फिल्म थी गीटियां, उसमें काम किया। फिर हमने एक बॉलीवुड की वेब सीरीज लश्कर में भी काम किया। तो कहने का मतलब कि दूरदर्शन जो है वो दूरदर्शन बेसिकली एक प्लेटफॉर्म था, एक स्टेज थी, और उसके बाद जाके आज ये जो सारी ओटीटीज और ये सब हैं। तो मेरे ख्याल से दूरदर्शन हमेशा अव्वल था और रहेगा। सर इसी से एक क्वेश्चन है, जो एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस, उसका कितना ज्यादा रोल है, कितना ज्यादा प्लेटफॉर्म जो अभी वो दे रहे हैं जितने भी आर्टिस्ट हैं हमारे जम्मू कश्मीर के? देखिए, एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस, अगर मैं पहली पुरानी बात करूं, आज से 10-12 साल पहले, तो शायद तब कुछ राजौरी पूंछ के हिस्से में कोई इक्का दुक्का कोई चीजें आती थी। हाँ, जो चीज बाकी वालों को शायद पसंद नहीं है, वो लेना नहीं चाह रहे, तो वो फिर यहाँ हमारे हिस्से में, हमारे जो पीर पंजाल के, चाहे वो फनकार हैं, चाहे वो अदीब हैं, चाहे वो कलाकार हैं, तो उनके हिस्से में आया करती थी। अब पिछले 7-8 सालों में मैं देखूं कि जो एकेडमी जो है उसकी प्रेजेंस या उसका जो कंट्रीब्यूशन जो है, उसकी जो नजर पड़ी कि हाँ, ये खित्ता जो पीर पंजाल है, ये जो है यहाँ पे भी जो है वो फनकार हैं, कलाकार हैं, वो काफी महारत रखते हैं। तो पिछले कुछ अरसे से एकेडमी ने जो अपनी नजर जो है वो यहाँ थोड़ी रखी है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कल्चरल ऑफिसर हैं डॉक्टर आलमदार आदम, तो उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। और जम्मू में अब जो बैठी हैं सेक्रेटरी हरविंदर कौर जी, तो वो भी बेसिकली, उनका भी ताल्लुक जो है वो पीर पंजाल से है, बेसिकली पुंछ से हैं वो। तो शी इज ऑल्सो डूइंग वेरी फेयर जॉब कि यहाँ जो कलाकारों को हैं वो उनको वो जो है, उनको भी जो है एकेडमी की तरफ से कुछ जो है वो सपोर्ट में मिले। तो फिर भी मैं बताऊं कि आपको कि जम्मू और श्रीनगर जो है वो सिटीज हैं, एकेडमी का जो मेन ऑफिस वहीं होते हैं। और यहाँ पे हमारे पीर पंजाल में कलाकार बहुत हैं, लेकिन ये कि एक्टिवली जो है वो आपको जो लोग मिलेंगे वो जम्मू में मिलेंगे। तो हमें ये है कि हम जितने ज्यादा एक्टिव होंगे, उतना ज्यादा हम कल्चरल एकेडमी या और जो ऐसी संस्थाएं हैं उनका जो ध्यान अपनी तरफ खींच पाएंगे। सर बात करेंगे आपके फैमिली बैकग्राउंड से, आपकी स्कूलिंग से, तो कहाँ से आपकी स्कूलिंग हुई? राजौरी से आपकी स्कूलिंग हुई प्रॉपर, या फैमिली बैकग्राउंड में भी कोई इस फील्ड से कभी था? जी नहीं, मेरी जो वालिदा थी, मेरी मदर, वो एजुकेशन फील्ड में थी, शी वॉज अ टीचर। और मेरी बदकिस्मती थी कि मैं 8 बरस का था जब वो इस दुनिया को छोड़ गई। तो मेरे वालिद जो हैं वो, मेरे पिताजी वो
अभी एक सरकारी मुलाजिम थे, वो उससे रिटायर हुए। तो सारे ज़िंदगी जो है वो स्ट्रगल में गई उनकी, क्योंकि हम लोग 5 भाई बहन थे। तो आज के इसमें दौर में मेरी बहनें थी, छोटी थी, और कोई सपोर्ट नहीं थी, ना ही मैटरनल साइड से ना ही पैटर्नल साइड से। तो वो मेरे वालिद साहब की जो उनकी जो सेक्रीफाइस था, वो उसकी काविशों से और भगवान के आशीर्वाद से ये सब चला। और मेरी तालीम जो है वो 8वीं तक नेशनल पब्लिक स्कूल से, और उसके बाद फिर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं यहीं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। इसके साथ बड़ी यादें जो हैं वो वाबस्तगी है। फिर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से मैं बताऊं आपको कि जो मेरी बहनें थी, तो बहुत मुश्किल था। और आज फख्र से भी कहता हूँ कि मेरी एक बहन जो है वो अमेरिका में है। अमेरिका में जो ड्यूशे बैंक है, जर्मन बैंक, वहाँ पे वो मुलाजिम हैं, और उनकी फैमिली पूरी जो वहीं रहती हैं। तो ये मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड थी। फैमिली में मेरा कोई भी इस फील्ड में नहीं था। हाँ, मेरी जो सिस्टर है जो अमेरिका में है, वो एक बड़ी ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं। वो जो है वो पोर्ट्रेट, आज तो बहुत कॉमन हो गया है। आज हर तीसरा बच्चा आपको जो अच्छे अच्छे पोर्ट्रेट बनाता नजर आएगा। हमारे जो वर्दी डिप्टी कमिश्नर अभिषेक शर्मा साहब हैं, उनका भी बड़ा खूबसूरत सा पोर्ट्रेट एक बच्चे ने बनाया था। तो इन दोज डेज 20 years ago व्हेन माय सिस्टर वाज इन हर चाइल्डहुड, तो तब जो है ये पोर्ट्रेट बनाना, तब मेरे ख्याल से शायद किसी को समझ भी नहीं थी ये क्यों बनाते हैं और ये कैसे बनता है, क्या कोई बना सकता है। आप मेरे सामने बैठे हैं, हूबहू आपको क्या कोई कागज के ऊपर उतार सकता है। तो ये थोड़ा सा आर्टिस्टिक वो जो चीजें मैंने अपनी बहन में देखी हैं। और फिर ये जो थिएटर जो था, ये जो सारी चीजें हैं, ये मेरी फैमिली में नहीं थी। ये भगवान की तरफ से आशीर्वाद था, जिसको मैंने समझा और काफी स्ट्रगल करने के बाद फिर जो है इसको एक अंजाम पे लाया। तो सर कभी फैमिली ने नहीं आपको रोका टोका जब ये फील्ड में आए? क्योंकि बड़े बच्चे होते हैं जब इस फील्ड में जाते हैं, जैसे थिएटर करने चले गए, कुछ आउटपुट नहीं होता उनका, वो तब जाके होगा जब आपको कि बड़ी स्टेज जो है वहां पर आपको परफॉर्म करने का आपको मौका दिया जाएगा बड़ी स्टेजेस में। तो कभी फैमिली की तरफ से रोका टोका नहीं? देखिए, मेरे पिताजी ने मुझे अगर रोका है किसी चीज से, मेरी पिटाई भी की है, वो क्रिकेट। अच्छा। क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट हम 12-12 घंटे क्रिकेट खेलते थे। हमारे 2 दिन बाद एग्जाम होता था, हमें कुछ पता नहीं होता था, हमें खाना भी नहीं चाहिए होता था, प्यास भी नहीं लगती थी। तो क्रिकेट के लिए मेरी पिटाई हुई। और दूसरी चीज जो वो थी, हमें स्विमिंग करने का बहुत शौक था। ये जो डीप ब्रिगेड है, इसके पास एक ना ये जो हमारी नदी है दरहाली है, अब तो इसकी गहराई नहीं, तभी इतनी गहराई हुआ करती थी। हम खेला करते थे, एक सफेद स्पार्कलिंग पत्थर लेना, उसको बीच में फेंकना 50-100 फुट, और जो निकाल के लाएगा वो विनर होता था। तो उसमें क्या हुआ कि कई बार हमारे वालिद साहब ने बाहर से कपड़े उठा के ले चले जाते थे। आज तो ये बेला इतना पॉश एरिया बना है, तब यहाँ खेत हुआ करते थे, हम यहाँ पढ़ा करते थे। और जब भूख लगती थी तो यहाँ पे, आज शायद सारे राज खुलने वाले हैं, हमारे डार साहब, ये जो डार साहब की फैमिली है, तो इन्होंने शलगम और मटर लगाए होते थे। हमें भूख लगती थी, वहां से घर 2 किलोमीटर दूर होता था, हम वही मटर वहीं से खोल के खाते थे, शलगम करते थे। और पिताजी से पिटाई जो है उन्हीं चीजों के लिए पड़ी है। और एक्टिंग के लिए पिताजी ने मुझे मना नहीं किया, अगर मना नहीं किया तो उन्होंने मुझे सपोर्ट ही की है। तो मुझे याद है कि मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे वालिद साहब कहीं दिल्ली गए हुए थे, और मुझे याद है मेरे पास पैसे नहीं थे। बड़ी मुश्किल से मैंने किराया जुटाया जम्मू पहुंचने का, और जम्मू पहुंचने का किराया जुटाया। और उस दिन क्या हुआ कि जम्मू बंद हो गया, और मुझे मिश्री वाला में मेरे रिश्तेदार रहते, मिश्री वाला से जम्मू यूनिवर्सिटी में पैदल गया था जिस दिन हमारा शो था, और उसी दिन मैंने बेस्ट एक्टर अवार्ड लिया था। क्योंकि जब वो पूरी ट्रैफिक, सब कुछ बंद था, पूरा चक्का जाम था, और मैंने वो 16, 17, 18 किलोमीटर जो है वो सफर वो किया, और फिर उसी दिन मैंने जो है वो था, और मैंने बेस्ट एक्टर अवार्ड लिया। तो इसके लिए मुझे जो है वो फैमिली सपोर्ट मिला। और मेरी शादी को भी 10 साल हो गए, और शादी के बाद लोग कहते हैं कि नहीं, अब वो टाइम नहीं मिलेगा, अब पर्सनल लाइफ होगी, अब ये होगा। तो मेरे ख्याल से जब से मेरी शादी हुई है तो मैंने 5 गुना ज्यादा तेजी से काम जो शुरू किया। मेरी जो धर्मपत्नी है, मेरी बीवी हैं, उन्होंने मुझे खूब सपोर्ट किया। और 1 साल में आप यकीन मानें कि अगर एवरेज निकालिए तो मैं 2 महीने जो है स्टेट से बाहर होता हूँ डिफरेंट फेस्टिवल्स में। तो अब मैं अक्टूबर में भी, पिछले 2 साल से मैं नेशनल लेवल का जो ड्रामा कंपटीशन है उसका मैं जज हूँ। आगरा में होता है फेस्टिवल, उसमें 30-40 जो टीम्स होती हैं देश की मानी हुई। तो कहने के मतलब कि थिएटर जो है बहुत खूबसूरत है, और थिएटर जो है वो, अगर आपके अंदर वो लगन है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जैसे आपने कभी कुछ
ये वलवला हुआ होगा। मुझे याद है कि आप भी कलाकार हैं, बड़ा खूबसूरत तबला बजाया करते थे, तो बड़ी रूह खुश होती थी। एक हमारा स्टूडेंट आकाश था, शायद यहाँ से वो जा चुके हैं, और आप और सनम बाली, वो भी मेरा स्टूडेंट है, संजय, तो सब लोग ढोलकी तबला। तो मुझे पता है उसके बाद आपके अंदर ये चीज आई होगी कि चलो थोड़ा सा जर्नलिज्म की तरफ चलते हैं, ऐसा चलते हैं। तो आदमी कोई भी अगर संकल्प कर ले तो वो कोई भी चीज हासिल कर सकता है। तो थिएटर जो है वो कोई ये ना समझे कि थिएटर में आके जिंदगी बर्बाद होगी, जिंदगी खराब होगी। थिएटर में जिंदगी बनेगी, क्योंकि थिएटर जो है, थिएटर में आपको बहुत सारा प्लेटफॉर्म मिलता है। आप थिएटर में पढ़ाई कर सकते हैं, आप पीएचडी थिएटर कर सकते हैं, आप थिएटर में डिप्लोमा कर सकते हैं, और उसके बाद आपको गवर्नमेंट की बहुत सारी ग्रांट मिलती हैं। अब देखिए, दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, वहां पे आपकी एडमिशन हो सकती है। अब यकीन मानिए कि उसके लिए प्लेटफॉर्म मैंने राजौरी में बनाया हुआ है, और वहां की एलिजिबिलिटी, आप अच्छे एक्टर होनी चाहिए, और आपके पास किसी जो रजिस्टर्ड जो ड्रामा ग्रुप है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो थिएटर में करियर है। वो दिन गए कि जब थिएटर वाले जो है वो रोटी और रोजी के लिए तरसते थे। हाँ, तो आज थिएटर जो है वो, अगर वाकई में अगर आप थिएटर के साथ वो सोतेला व्यवहार नहीं करे, अगर आप थिएटर को करियर लेके आ रहे हैं, अगर आप उसको उसकी इबादत के तौर पे, उसकी पूजा के तौर पे अगर आप कर रहे हैं, तो आज थिएटर में बहुत कुछ है। इतना रेपेटरी है। एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कितने लोग जो हैं वो रेपेटरी लेते हैं, रेपेटरी सरकार की ग्रांट होती है। तो एक साल का मैं बताऊं आपको, अगर जैसे मैं हूं, अगर मैं गुरु हूं, तो मेरे साथ जो चेले होंगे, सरकार उनको 8 महीने का 1,20,000 रुपए देती है। ये सिर्फ एक चीज बता रहा हूं। उसके बाद अगर वो बीच में घुसेंगे तो आगे बहुत सारी चीजें हैं, करियर है, नाम है, शोहरत है। नसीरुद्दीन शाह साहब आप देख लीजिए, उनको लोग बॉलीवुड के लिए जानते हैं, लेकिन वो बैकग्राउंड उनकी थिएटर है, वो आज भी थिएटर का। हिमानी शिवपुरी देखिए आप, वो राजेंद्र गुप्ता देखिए, ये आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी देखिए, ये सब थिएटर बैकग्राउंड से हैं ये लोग हैं। उनकी थिएटर की दीवानगी थी, और इनकी खुशकिस्मती ये थी कि ये मुंबई के नजदीक वाले जो स्टेट्स थी वहां के रहने वाले थे, और इनका ये था कि इनको कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी। अब मैं हूं तो मेरे कुछ हालात इस तरह के थे कि मैं पूरी तरह से थिएटर में नहीं घुस सकता था, पूरी तरह से, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। और जो लोग फुल टाइम इसमें आएंगे तो थिएटर इज एन ओशन, आई वुड से। द मोर यू जंप इनटू इट, द मोर यू कम आउट विद स्पार्कलिंग डायमंड्स। तो थिएटर करियर है, थिएटर में जिंदगी तो है ही है, करियर है, और थिएटर में रोजी रोटी भी है। सर, बात करेंगे जितनी भी पीर पंजाल की जितनी भी हमारी खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, कितने अभी तक आपने जो है उनके ऊपर फिल्म कर चुके हैं आप, कितने शॉर्ट फिल्म कर चुके हैं, कितने ड्रामास कर चुके हैं आप, और क्या है ये जो खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, इनको देख के ही आपने अपने नाम के आगे विशाल पहाड़ी लगाया था, या क्या था इसके पीछे? देखिए, मैं बताऊं आपको कि ये जो पहाड़ियों को एसटी शेड्यूल जो ट्राइब मिला, इसके लिए बहुत मेहनत की, काफ़ी जद्दोजहद, राजौरी, पुंछ, उड़ी करना, सबसे जो सोशल वर्कर्स थे, जो एक्टिविस्ट थे, हमारे लेजिस्लेटर्स थे, हमारे नेता थे, जितने भी लोग थे, हर समुदाय के, सब ने मतलब इकट्ठे होकर ये जो है इसके लिए एक लड़ाई लड़ी, और आखिरकार ये मिल गई। तो मुझे याद है कि मरहूम मुश्ताक बुखारी साहब, जिन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था बीजेपी की टिकट से सुप्रीम कोर्ट से, मरहूम बुखारी साहब, मैं भगवान से दुआ करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले। तो हम लोग आज से 15 साल पहले मिले आशीर्वाद होटल में, तो वहां पे बैठे किसी ने मुझे उनसे इंट्रोड्यूस करवाया। अब फेसबुक बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि फेसबुक में चाहे आप पर्सनली मिले ना हो, तो लेकिन आपके जो कारकर्दगियाँ, काम शाम जो है वो कहीं ना कहीं लोग उसमें नज़र डालते हैं, शायद बारीकी से भी देखते हैं। किसी ने इंट्रोड्यूस किया, जनाब ये विशाल पहाड़ी हैं। तो बुखारी साहब ने, आप यकीन मानेंगे कि वो एक इतनी अजीम शख्सियत थे, बुजुर्ग थे, स्टालवर्ट लीडर थे, एक थिंकर थे। तो उन्होंने फिर उसके बाद 20 मिनट जो है वो मुझसे बात की, और बड़ी इस तरह से बात की कि जैसे मुझे लगा कि शायद ये मेरे फैमिली मेंबर हैं, मेरे शायद ये वालिद जैसे हैं। तो उनको इतना फख्र महसूस हुआ, और तब कहीं दूर दूर ख्यालों में भी किसी को, पहाड़ी को नहीं पता था कि हमें ये एसटी लेनी है या हमें इसके लिए फाइट करना है। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसको समअप करूंगा कि ये जो विशाल के साथ मुझे पहाड़ी ये लगा, क्योंकि मैं पहाड़ों का रहने वाला था, और मुझे अपने पहाड़ों पे, क्योंकि हमने बहुत सारी ट्रैकिंग की है, बहुत पिकनिकिंग की है, कुछ ऐसी जगह हैं जहां आज ये जो मुगल रोड जा रही है और इसकी वजह से लोगों ने पीर की गली देखी, तो हमने ये काफी ट्रैकिंग की हुई है। हमने ये जो नाले इनके थ्रू, अब ये और भी जितनी यहाँ पे जो खूबसूरत जगहें हैं, ये सारी की सारी जो है, ये कहीं ना कहीं हमारे दिल, हमारी रूह में बसी हुई हैं। तो ये मैंने नहीं सोचा,
ये भगवान की तरफ से हुक्म हुआ और मैंने विशाल के साथ पहाड़ी लिखा, क्योंकि मुझे पहाड़ों पे रहने पे पहाड़ी जुबान, पहाड़ी लैंग्वेज, पहाड़ी कल्चर, पहाड़ी एथनिसिटी, इन सबसे बेपनाह मोहब्बत थी। और मैंने विशाल अपने नाम के साथ पहाड़ी लिखा, और उसके बाद जाके ये जो है वो पहाड़ियों ने जंग लड़ी और फिर ये बिल्कुल लोग आपको विशाल पहाड़ी के नाम जी, से ही जी। जानते हैं। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में विशाल शर्मा बहुत कम लोग जानते होंगे, जो भी है वो विशाल पहाड़ी के तौर पे जानता है। और मेरे लिए ये एक बहुत बड़े फख्र की बात है। अगर कई बार मुझे विशाल शर्मा लिखा जाता है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज राइट पहाड़ी, आई नो दैट आई एम शर्मा, या जो भी है आप पहाड़ी लिखिए, वो मेरी पहचान है। जब ये एसटी मिला था उसके बाद आपको काफी लोगों ने मुबारकबाद दी होगी कि आपने अपने नाम के आगे विशाल पहाड़ी लगाया, तो अभी हमें वो मिल गई पहाड़ी स्टेटस मिल गया हमें। बहुत सारे अनगिनत कॉल्स आई, कुछ ऐसे लोग जिनसे मैं मिला नहीं था, खासतौर पे उड़ी करना के लोग। तो कहीं भी हमारे सम्मेलन होते थे, जब पहाड़ियों की मीटिंग होती थी, या लग रहा था कि हाँ अब हम नजदीक पहुंच गए हैं, जहां भी चर्चे, जहां भी मशवरे होते, जहां भी कोई शादी ब्याह मातम, हर जगह जहां हमें अपने पहाड़ी लोग मिलते थे, तो सभी लोग जो है इस चीज का काफी जिक्र करते थे, एक दूसरे से बात करते थे कि देखिए ये साहब हैं, जब हमने सोचा भी नहीं था, हमारे दिलो दिमाग में नहीं था, तो तब से पहाड़ी ऐड किया। तो बेशक उससे मुझे जो है और ज्यादा एनर्जी मिलती, और मुझे उससे काफी खुशी मिलती। तो काफी लोगों ने इस चीज को सराहा। सर अभी आप कहाँ अपनी सर्विस दे रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, क्या कुछ काम? जी, मैं पेशे से जो है वो एजुकेशन से हूँ, लाइन से जुड़ा हूँ। मैं 2008 से बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में बतौर टीचिंग में मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। अंग्रेजी मेरा जो है सब्जेक्ट है, और यूनिवर्सिटी में टीचिंग के अलावा जो और भी को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कई हमारी यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे नॉर्थ जोन फेस्टिवल्स में, डिफरेंट इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, जम्मू यूनिवर्सिटी में, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटीज में। तो यूनिवर्सिटीज के अंदर भी जितनी जो कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, या और जो एक्टिविटीज होती हैं, जैसे अभी हमने काफी जोशो खरोश से कुछ वो युवा विकसित जो प्रोग्राम किया, तो इन सारी एक्टिविटीज में मुझे भी अपना रोल निभाने का मौका मिलता है। मैं बहुत मशकूर हूँ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का, वाइस चांसलर साहब का, रजिस्ट्रार साहब अभिषेक शर्मा साहब का। तो मैं बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी से मेरी वाबस्तगी पिछले 17 साल से है। 2008 से मैं वहाँ हूँ, और उसके साथ मैं थिएटर जो है वो करता हूँ। हम देखते हैं सर आप नुक्कड़ नाटक भी करते हैं जी, स्ट्रीट प्ले भी जितने भी वो करते हैं, थिएटर भी करते हैं, शोज भी करते हैं काफ़ी। और मैं चाहता हूँ कि आप हमें एक एक करके बताएं कि नुक्कड़ नाटक, स्ट्रीट प्ले, थिएटर और सिनेमा में क्या फ़र्क है, मतलब इन सब में क्या कुछ फ़र्क है इनका? देखिए नुक्कड़ नाटक में थोड़ी सी आपका वक्त लूंगा। नुक्कड़ नाटक जो हमने ज्यादा जो किए हैं, मेरे ख्याल से 250 से ज्यादा हमने जो शोज किए हैं ड्रग्स के ऊपर। नुक्कड़ नाटक? जी, नुक्कड़ नाटक, स्ट्रीट प्ले, गली में खड़े होके, नुक्कड़ में खड़े होके, और ड्रग्स के ऊपर। क्योंकि ड्रग्स जो है वो आज भी, मैं आपको बताऊं कि आज दो चीजें हैं जो हमारे नौजवानों को कहीं ना कहीं जो है वो खोखला कर रही हैं। एक ड्रग्स, और दूसरा मोबाइल फोन। मोबाइल फोन की ये जो स्क्रीन, जो हमारा जो टाइम है ना, ये भी कहीं ना कहीं हमें दूर 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 कहीं दूर बवंडर में लेता जा रहा है। तो अब मैं जो स्ट्रीट प्ले है, स्ट्रीट प्ले आपको कहीं भी, स्ट्रीट का मतलब ही नुक्कड़ है, कहीं गली, कहीं आपको ओपन में करना है। आपको ओपन में बगैर किसी माइक, बगैर साउंड, बगैर लाइट, बगैर स्टेज, बगैर पर्दा, इन सब के बगैर आपको करना है। ओपन में करना है, कॉस्ट्यूम के साथ करना है। तो ये जो नुक्कड़ नाटक है, ये हमने ना सिर्फ अपने राजौरी में, जम्मू कश्मीर में, हमने जम्मू कश्मीर से बाहर भी किए हैं। और कई बार अगर हम कंपटीशन में गए तो वहां पे 2-3 बार हमने जो है वो ऑल इंडिया लेवल पे भी बेस्ट नुक्कड़ नाटक अवार्ड लाए हैं। अब फुल लेंथ प्ले जो है वो स्टेज के ऊपर होगा। उसके लिए आपको ऑडिटोरियम चाहिए, हॉल चाहिए, उसके लिए आपको प्रॉपर लाइट चाहिए, उसके लिए आपको जो आपका हॉल है वो एकदम कॉम्पैक्ट होना चाहिए, जैसे अभी हम यहाँ बैठे हुए साउंड प्रूफ वो चाहिए। और सिनेमा की बात बताऊं मैं आपको, सिनेमा और थिएटर दोनों एक बहुत अलग अलग जो है वो चीजें हैं। थिएटर में ये कि आपने जो डायलॉग कह दिया वो निकल गया, अच्छा, कमान से तीर छूटा वो निकल गया। इसमें आपको कोई रीटेक नहीं मिलेगी। इसमें आपको एक सीन बनाने के लिए बहुत रिहर्सल, महीनों की रिहर्सल करनी पड़ती है। एक अच्छा ड्रामा तैयार करने के लिए आपको 3 से 4 महीने लगते हैं, अच्छा ड्रामा तैयार करने के लिए। और सिनेमा में यह है कि आप एक सीन को 100 बार कट कर सकते हैं, समझ गए आप? 100 बार, अगर आपको उनमें से जो बेस्ट होगा वो आप लगाएंगे, जब तक उन्हें आप कट 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 करते रहेंगे। तो थिएटर यह है कि आपको, थिएटर में कट नहीं है, थिएटर में सब लाइव है। थिएटर में आपके पास
एक भी मिस्टेक करने का मौका नहीं है। वो अगर आपसे एक भी गलती हो भी गई, आप सामने पकड़े जाएंगे। तो सिनेमा जो है वो कैमरा जो है वो, और आजकल की मॉडर्न टेक्निक्स हैं, वो बहुत सारी चीजों पे पर्दा डाल देती हैं। तो थिएटर जो है, जैसे मैंने कहा कि तीर से कमान निकला और गया। हाँ, और सिनेमा में आपको बहुत सारी जो है वो आप खुद को, कमजोरियों को भी शील्ड कर सकते हैं। उसमें आप बार बार रीटेक ले सकते हैं। और थिएटर में, ड्रामा में आपको रिहर्सल चाहिए। कभी आपने थिएटर करते टाइम कभी डिमोटिवेट आप हुए स्टेज पे, कभी हेजिटेट हुए जब कई बार आप मतलब आपसे कुछ गलत हो गया हो? कभी आपने थिएटर करते टाइम कभी डिमोटिवेट आप हुए स्टेज पे, कभी हेजिटेट हुए जब कई बार आप मतलब आपसे कुछ गलत हो गया हो? देखिए, आप थिएटर में, हमें इतना एक्सपीरियंस हो गया, मैं भी और मेरे कलाकार भी। अब जो हमसे गलत होता है ना, वो सिर्फ हमें पता होता है हमने गलत किया। वो ऑडियंस तक बात नहीं पहुंचती अब, आज के दौर में। हालांकि टू एरर इज ह्यूमन, इंसान से गलतियां होती हैं। तो जो अब ये कि हम जो अगर कुछ गलत कर देना, हम उसको बड़ी स्मार्टली, बड़ी चालाकी से हम उसको हम उसको कवर कर लेते हैं। तो ये है कि शुरू में जब मैं सिर्फ कलाकार था, तो तब ऐसा हुआ एक दो बार। मैं थोड़ा डिमोटिवेट हुआ, मुझे कि नहीं यार, ये मेरे बस की बात ही नहीं है, ये तेरे बस की बात नहीं, छोड़ दे, ऐसे ही तू दोबारा करेगा तो बेइज्जती करवाएगा। लेकिन 2-3 दिन थोड़ा ये सोच के कि मैं नहीं करूंगा, फिर दोबारा से एक नई एनर्जी से फिर हमने वो किया। तो आज ये है कि आज मोटिवेशन हमारे कलाकार भी जो हैं, तो अगर कभी भी नेशनल लेवल पे भी, जैसे हम शिमला में भी रोहिताश गौड़ साहब जो भाभी जी घर पे हैं, वो हर साल फेस्टिवल करते हैं, वहां हम जाते हैं। तो वहां पे भी एक गलती हुई, हालांकि वो बहुत मास्टर खिलाड़ी हैं, तो वो भी नहीं पकड़ पाए। कहने का मतलब है कि आप जितना ज्यादा रियाज, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप में सलाहियत आएगी कि अगर कुछ ऐसी एडवर्स जो स्थिति आ भी जाए, तो आप उसको संभाल लेंगे, मुस्तैदी से संभाल लेंगे। हमने देखा कि आप यहाँ पर भी थिएटर करते हैं, जम्मू में भी, बाहर अदर स्टेट्स में भी करते हैं, नेशनल लेवल पे भी आप थिएटर करते हैं। तो आप जब वहाँ पर जाके अपने ग्रुप की तरफ से जब परफॉर्म करते हैं वहाँ पर, तो किस लैंग्वेज में आप उधर परफॉर्म करते हैं, हिंदी में या पहाड़ी में? और पहाड़ी को कितना ज़्यादा बाहर जो है वो लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं? हमने देखा कि आप यहाँ पर भी थिएटर करते हैं, जम्मू में भी, बाहर अदर स्टेट्स में भी करते हैं, नेशनल लेवल पे भी आप थिएटर करते हैं। तो आप जब वहाँ पर जाके अपने ग्रुप की तरफ से जब परफॉर्म करते हैं वहाँ पर, तो किस लैंग्वेज में आप उधर परफॉर्म करते हैं, हिंदी में या पहाड़ी में? और पहाड़ी को कितना ज़्यादा बाहर जो है वो लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो सबसे पहला हमने प्ले किया था जम्मू कश्मीर से बाहर 2010 में बनारस में, वो मल्टीलिंगुअल था। उसमें पहाड़ी भी थी, गोजरी भी थी और हिंदुस्तानी भी थी। 3 जबानों में किया था। उसमें यह कि आपको पहले अपनी स्क्रिप्ट देनी पड़ती है, आपका जो प्ले है उसकी स्क्रिप्ट देनी पड़ती है। और ये जो थिएटर है ना, ये जुबान, लैंग्वेज तक महदूद नहीं है, इसमें फीलिंग्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं। और मैं आपको बताऊं कि वो इतना सक्सेसफुल शो था। हमारे मरहूम कलाकार अनूप शर्मा जी, जो कि सीनियर कलाकार थे, अनिल शर्मा जी जो हमारे अभी कलाकार हैं, उनके बड़े भाई, तो वो भी हमारे साथ थे। उन्होंने भी उन्होंने जबरदस्त कैरेक्टर किया था। तो वो हमारा मल्टीलिंगुअल था। 1 घंटा 15 मिनट का नाटक था, उसमें से जो 45 मिनट जो था वो पहाड़ी और गोजरी में था। और वो इतना खूबसूरत था कि मैं आपको बताऊं कि लोग जो हैं वो स्टेज के ऊपर, मेरे ख्याल से 500-700 लोग स्टेज के ऊपर आ गए थे कि आपने मतलब ये क्या किया। उसमें देखिए, आमतौर पे थिएटर में, प्ले में क्या करते हैं, अब जो एक्सपेरिमेंटल थिएटर है या मॉडर्न डेज का थिएटर है, उसमें लोग जो है वो मतलब चीजें जो है थोड़ा उसको लिमिट कर देते हैं। अब हमारा एक्शन था, उसमें एक्शन था। अनूप शर्मा जी को, जो असल में उनकी बेटी थी, उसको असल में उठा के पटकना था नीचे। अच्छा। असल में उठा के ऊपर उछाल के नीचे पटका। और कई लोग तो उनके मतलब उनके कलेजे मुंह में आ गए थे। और बाद में वो उसी वक्त नाटक के दौरान ही स्टेज पे मतलब चाह रहे थे कि हम चढ़े, देखें कि लड़की को कुछ हुआ तो नहीं। कहने का मतलब कि वो उस तरह की हमने चीजें की हैं। और ज्यादातर मेरा जो 50% काम जो है वो अपनी जो जबानें हैं, पहाड़ी और साथ में गोजरी, इन दोनों जबानों को जो है वो, चाहे वो कल्चर हो, लैंग्वेज हो, एथनिसिटी हो, थिएटर के जरिए जो प्रमोट जो है वो किया। और अब तक 13 से 14 रियासतों में किया है और जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। क्योंकि अपनी जबान को जब आप प्रमोट करते हैं, अपने कल्चर को, लैंग्वेज को, एथनिसिटी को, तो आपको खुद तो खुशी होती है। और जो लोग हैं, देखने वाले हैं,
उनको भी ये बड़ी मोटिवेशन मिलती है कि ये लोग अपनी जबान और कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा लोग कौन से प्ले देखते हैं, इमोशनल प्ले देखते हैं या कोई कॉमेडियन प्ले, ऐसे कुछ है कहीं पर? देखिए आजकल जो दौर थोड़ा बदल रहा है, इमोशन से थोड़ा सा हटा जा रहा है। आज अगर कुछ अवेयरनेस भी आप देना चाहते हैं तो वो भी थोड़ा सा हल्के फुल्के अंदाज में अगर कुछ इस तरह से दी जाए, जैसे आपने कितनी मूवीज भी देखी हैं, वो तारे जमीन पर, इस तरह की मूवीज आपने देखी हैं, तो इमोशंस अपनी जगह हैं। आपको ड्रामा जो है वो उसमें जो है वो वैरायटी होती है, इमोशंस की भी जरूरत होती है। लेकिन मुझे याद है कि हमने आज से 20 साल पहले जो एक नाटक किया था, तो उसमें तब दौर भी था, तब इमोशंस के साथ मैंने देखा कि लोग रोते भी थे। और आज अगर प्ले अगर आपका कुछ ज्यादा इमोशनल हो जाएगा तो ऑडियंस जो है वो भी उबासी मारनी शुरू कर देती है। तो आपको वक्त के साथ साथ अपने आपको भी थोड़ा सा वो बदलना पड़ता है। जी जी सर, मैं बात करूंगा, हमारे एक बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर हैं बॉलीवुड के, जिन्होंने थिएटर में बहुत देर अपना काम किया, काफ़ी मेहनत की, काफ़ी स्ट्रगलर रहे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। काफ़ी अच्छे एक्टर हैं वो, तो उनका भी थिएटर बैकग्राउंड था, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और आज एक बॉलीवुड के एक वर्सेटाइल एक्टर बन चुके हैं वो। तो क्या कुछ उनके बारे में आप कहना चाहेंगे? सर, मैं बात करूंगा, हमारे एक बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर हैं बॉलीवुड के, जिन्होंने थिएटर में बहुत देर अपना काम किया, काफ़ी मेहनत की, काफ़ी स्ट्रगलर रहे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। काफ़ी अच्छे एक्टर हैं वो, तो उनका भी थिएटर बैकग्राउंड था, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और आज एक बॉलीवुड के एक वर्सेटाइल एक्टर बन चुके हैं वो। तो क्या कुछ उनके बारे में आप कहना चाहेंगे? देखिए मैंने पहले भी जिक्र किया था उनके नाम का, चाहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब हों, ओम पुरी साहब हों, मरहूम इरफान खान साहब हों, तो ये लोग हैं ख़ास तौर पे, मतलब ये वाकई में ज़मीन से उठ के आए हैं। और थिएटर की जो खूबसूरती और बारीकी है, मैं बताऊं आपको, क्योंकि मैंने आपसे अभी भी जिक्र किया कि एक नाटक को तैयार करने में कड़ी रिहर्सल्स, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वो बार बार 2 से 4 महीने एक नाटक को तैयार होने में लगते हैं। और आज देखिए उसी की बदौलत जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब जो हैं, उनको किस तरह से मतलब पूरा हिंदुस्तान जो है वो बॉलीवुड की फिल्में देखने वाले लोग, चाहे वो हिंदुस्तान के बाहर हैं, कितनी मोहब्बत उनको देते हैं। तो मैं बताऊं आपको कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं, जो वो भी कोई बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड से नहीं है, एक आम परिवार से थे। अब ये था कि उनका जो जज्बा जो था थिएटर का, वो उसको लेके आगे बढ़ते रहे, उसको उन्होंने मरने नहीं दिया, और उसी का नतीजा कि आज वो इतनी वर्सटैलिटी है, इतनी वेराइटी है उनकी एक्टिंग में कि मतलब मजा आ जाता है। मैं जब उनको देखता हूं मुझे लगता है कि ये मैं हूं, क्योंकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है वो मतलब वो एक्टिंग जो है वो एक्टिंग को डिफाइन करते हैं। मतलब एक्टिंग जो है वो एक्टिंग लगती नहीं है, वो इतना नेचुरल होता है, लगता है कि वो एज इफ यू नो एज इफ इज नॉट वर्किंग इन फिल्म। तो कहने का मतलब है कि यहीं से मुझे याद आता है कि हम लोग भी जब शुरुआती दौर था, हमारे पास कोई हॉल नहीं था रिहर्सल करने के लिए, तो हम लोग जून का महीना था तो छत के ऊपर क्या करते थे, जब टेम्परेचर 35-37 डिग्री होता था, हम बाल्टी से पानी गिराते थे ताकि छत थोड़ी ठंडी हो जाए, उस पर हम करते थे। और जब बारिश आती थी तभी हमारे पास कोई जगह नहीं थी, उस पर हम करते थे। तो इस तरह की ये छोटी मोटी चीजें हैं। अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब के साथ बैठ के बात की जाए तो पता चलेगा कि उनका दौर कितना मुश्किल रहा होगा, और उसके पीछे बहुत मेहनत छुपी है शायद, जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। जब आप नुक्कड़ नाटक करते हैं या कोई भी प्ले करते हैं, तो उसमें जो आप कॉस्ट्यूम्स जो पहनते हैं, जो वेयर करते हैं, तो उसमें कई बार आपको लगा नहीं कि लोग मतलब ऐसे कॉस्ट्यूम्स भी बीच में होते हैं कि थोड़ा सा शाइनेस होती है, तो आपको लगा नहीं कि अभी लोगों ने मतलब ऐसे आपको एक्टिंग करते टाइम कुछ पब्लिक में कुछ लोगों ने आपको मतलब वो किया हो, मजाक वगैरह कभी उड़ाया हो, कुछ ऐसा? आप नुक्कड़ नाटक करते हैं या कोई भी प्ले करते हैं, तो उसमें जो आप कॉस्ट्यूम्स जो पहनते हैं, जो वेयर करते हैं, तो उसमें कई बार आपको लगा नहीं कि लोग मतलब ऐसे कॉस्ट्यूम्स भी बीच में होते हैं कि थोड़ा सा शाइनेस होती है, तो आपको लगा नहीं कि अभी लोगों ने मतलब ऐसे आपको एक्टिंग करते टाइम कुछ पब्लिक में कुछ लोगों ने आपको मतलब वो किया हो, मजाक वगैरह कभी उड़ाया हो, कुछ ऐसा? देखिए अगर मैं बात आपने पूछी है तो बहुत मजाक उड़े हैं। देखिए ये मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करूंगा, आज से खास तौर पे हमारा ये जो एरिया है, आज भी हम लोग इस फील्ड को लेके, ये जो आर्ट की फील्ड है,
आज भी किसी हद तक, थोड़ी सी हद तक हम आज भी थोड़ा सा रिमोट हैं। तो हमारे काफी नाम रखे गए, मतलब जैसे मैंने कहा हम नुक्कड़ नाटक करते थे, तो इन चीजों को लोग, यहाँ के जो पहाड़ी अल्फाज है उसमें उन्होंने अपने नाम दिए। किसी ने कंजर ताल कहा, अच्छा। हाँ, किसी ने ये कहा कि ये पांड है, ये भांड है, अच्छा। ये कहीं भी खड़े होके बस ये जो कंजर ताल नाच गाना ताड़ियां मारने पंगड़े मारने शुरू कर देते हैं। तो ये सिलसिला काफी साल चला। तो शायद ऊपर वाले की तरफ से इतनी वो मोटिवेशन थी कि हल्का से डिमोटिवेट कुछ मिनट्स के लिए होना, दोबारा से एनर्जी भर लेना, दोबारा से। तो ये सिलसिला चलता रहा क्योंकि हमने काम करना नहीं छोड़ा। और हमने जब ये ठान ली थी कि हमने काम करना है, जमीन पे ही काम करना है, क्योंकि राजौरी में आज की डेट में भी कोई ऑडी नहीं है, राजौरी में आज की डेट में भी कोई हॉल नहीं है, तो हमने ये काम करना जारी रखा। मैं बताऊं कि हमने फुल लेंथ प्ले भी खेतों में भी किए हुए हैं। खेतों में हमने वहां किए हुए, जैसे अभी मक्की की फसल लगी हुई है, तो मक्की जब काटते हैं ना, उसके नीचे हमारे पहाड़ी में उसको कहते हैं, जो नीचे बाजू उसको खुंगा कहते हैं, है ना। हमने उन खुंगों के ऊपर भी कई बार हम नाटक कर रहे हैं। वो मतलब वो खुंगा अगर कहीं पाँव के नीचे लग गया, मतलब खून भी आ रहा है, हमने वो नीचे देखने की भी नहीं की कोशिश कि जब तक नाटक खत्म नहीं होगा तो हम बाद में जायजा लेंगे कि भाई खुंगे ने हमारे पाँव को कितना जख्मी किया है। तो काफी डिमोटिवेशन हुई, काफी इस तरह की जो है वो दिल तोड़ने वाली बातें कुछ ऑडियंस ने की। लेकिन हम लकी थे कि आज भी राजौरी की जनता ने इतनी मोहब्बत, इतना जो हमें बेपना जो हम पे एतबार किया, तो उसका नतीजा है कि आज हम उस मुकाम पे हैं जहां हम शायद ना होते। सर बहुत खूब, काफ़ी। अब आप नेशनल लेवल के थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, अपना एक रंगमंच थिएटर ग्रुप भी आप चला रहे हैं, काफ़ी अच्छा चल रहा है वो। अदर स्टेट्स में जाके आप परफॉर्म भी कर रहे हैं, अपना नाम रोशन कर रहे हैं अपने। तो क्या कुछ खास जो है वो राजौरी के साथ आपका जुड़ा हुआ है, कोई खास कोई एक याद बताएं अपनी राजौरी के साथ? देखिए, एक तो अभी हम हाल ही में शिमला में हमने नेशनल ड्रामा फेस्टिवल किया। शिमला का जो ऑडिटोरियम है वो गेटी थिएटर, वो आप देखेंगे, आप गूगल करेंगे तो गेटी थिएटर में इंग्लिश के मशहूर पोइट हैं जो रुडयार्ड किपलिंग, उन्होंने वहां परफॉर्म किया। नसीरुद्दीन शाह साहब ने वहां परफॉर्म किया, अनुपम खेर ने वहां परफॉर्म किया, ओमपुरी साहब ने परफॉर्म किया, बहुत सारे लोगों ने परफॉर्म किया। और रही बात राजौरी की, तो राजौरी मेरी जन्मभूमि है, राजौरी मेरी कर्म भूमि है। आज मैं जो हूँ वह राजौरी की वजह से हूँ। और मैं राजौरी के लिए इतना कहूँगा कि मैं शायद नहीं, मुझे पूरा यकीन है, मेरे पास ऑप्शंस हैं। मैं जो है वो विदेश भी जा सकता हूँ। मेरी सिस्टर है वहाँ, काफ़ी सालों से कह रही हैं कि आप वहाँ आइए, परमानेंटली वहाँ रहिए। लेकिन मेरे ख्याल से मैं राजौरी जो है वो राजौरी कर्म भूमि है, राजौरी ने सब कुछ दिया है। हर एक आज जो हम हैं वो राजौरी की वजह से हैं। और मैं इतना जो कहूँगा कि मैं कभी राजौरी छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि राजौरी से मैंने थिएटर शुरू किया, और मैं कहीं भी जाऊंगा तो मैं जिस इंटेंसिटी से, जिस रफ्तार से थिएटर राजौरी में कर सकता हूँ या किया है, वो मैं कहीं और नहीं कर पाऊंगा। राजौरी से मेरी ये है, एक मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना रहेगी, विनती रहेगी कि जो राजौरी है इसी तरह से हम पे एतबार करे, हम पे जो हमें आशीर्वाद दे, हमें मोहब्बत दे। और राजौरी के जितने भी हमारा जो नौजवान हैं वो पॉजिटिव अपनी आइडियोलॉजी बनाएं, स्पोर्ट्स में जाएं, गेम्स में जाएं, थिएटर में आएं, थिएटर में आकर देखें कि दुनिया कितनी हसीन है। मतलब जो थिएटर से इंसान को कितना सुकून मिलता है, और इसमें कितना नेम और फेम है। सर हम देखते हैं आप हर बार अपने प्ले में ना नए से नए यूथ को जो है वो मौका देते हैं काम करने का। तो अभी तक कितने यूथ आपके साथ जिन्होंने किए, परफॉर्म किया, हर जगह आपके साथ परफॉर्म किया, और अभी कितने जो है वो आप अपने साथ और जोड़ रहे हैं? जी, आज तक मैं बताऊं कि कुछ 200 के आसपास कलाकारों ने थोड़ा या ज्यादा काम किया। और आज की डेट में जो एक्टिवली हमारे साथ जो टीम है वो 30 से 35 लोग हैं एक्टिवली। अब मुख्तलिफ लोगों को, अब जो नाटक की डिमांड होती है उसी के मुताबिक हम कलाकार को जो है उसमें कलाकार को मौका मिलता है। हाँ, जो सीनियर कलाकार हैं उनको तो परफॉर्म करना ही है। अब जो हमारी यूथ है, जैसे मैंने पहले कहा कि अब मैं जो है वो हमारी ये जो स्लम के बच्चे हैं वो हम टैलेंट हंट भी करते हैं। तो स्कूलों से, सरकारी स्कूलों से बच्चे जो हैं स्लम वाले, वो हमारे साथ हैं। तो जब इस किस्म के बच्चे हमारे साथ हैं तो हम उनको हमें उनको मौका देना ही है। तो अब वही बच्चे, अभी हमने एक शॉर्ट मूवी हाल ही में बनाई, वो अपना कोर्ट मैरिज करके, कि आजकल के बच्चे जो हैं वो मोटिवेशनल है, थीमेटिक है,
कि कोर्ट मैरिज करना और वो सोचना और उसके क्या रिजल्ट्स आएंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है, तो उन बच्चों को हम उसमें भी शॉर्ट मूवीज में भी जो है वो मौका दे रहे हैं। हमारी एक शॉर्ट मूवी पहले ट्रैफिक पुलिस आई थी, वो मुंबई की तरफ से अपना हमारे यहीं सुरनकोट के राहत काजमी साहब जो कि एक बड़े जाने माने फिल्म मेकर हैं, और उसके बाद डेजी शाह, ये लोग इस किस्म के जो लोग हैं वो उधमपुर में एक आर्मी के वहाँ प्रोग्राम हुआ था, वहाँ हमारी मूवी जो नॉमिनेशन के लिए गई थी। तो कहने का मतलब है कि काफी कलाकार जो हैं वो रंगमंच से जुड़े, आज भी इनडायरेक्टली जुड़े हैं, और नई भी जो हमारी जो पौध है वो भी जो है वो जोशो खरोश से हमारे साथ जुड़ रही है, और मैं उम्मीद करूंगा कि इसी एनर्जी से वो काम करें। सर आने वाले दिनों में क्या क्या कुछ नया आप लाने वाले हैं जी हाँ सर, आने वाले दिनों में क्या क्या कुछ नया आप लाने वाले हैं जी हाँ, एक नाटक हमारा चल रहा है, आज ही उसकी हमने रिहर्सल स्टार्ट की, स्क्रिप्ट रीडिंग उसकी हो चुकी है। नया नाटक है, 1 घंटा 15 मिनट का, बड़ी बेहतरीन कहानी है। बेसिकली वो सोलो प्ले है, वो एक ही कलाकार जो है वो 1 घंटा 15 मिनट 75 मिनट स्टेज के ऊपर। तो मैंने उस सोलो प्ले को क्या किया कि मैंने उसमें 3 कलाकार डाल दिए, तो 3 कलाकारों पे वो मुश्तमिल है नया नाटक। उसका नाम मैं यहाँ आपसे साझा अगर आप चाहें तो करूं, संक्रमण नाम है उसका, संक्रमण यानी वायरस। ये वायरस वैसा नहीं है जैसे कोविड था, या कोई बीमारी वाला वायरस नहीं है, तो इसको थोड़ा हम सस्पेंस रखेंगे कि वो क्या है, तो उसके ऊपर हमारा काम चल रहा है, संक्रमण के ऊपर। उसके अलावा एक और नाटक जो है उसके लिए भी हमने अभी स्टार कास्ट की है, तो उसके ऊपर भी जल्द से जल्द हमारा काम शुरू हो जाएगा। जब भी आप प्ले की प्रैक्टिस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसका पूरा पैटर्न होता है, पूरा स्क्रिप्ट लिखा जाता है पूरी टीम के द्वारा, या आप खुद ही उसको जो है वो डिसाइड करते हैं? देखिए, कुछ जो प्ले हैं हमारे यहाँ मिक्स होता है, कुछ हमारी स्क्रिप्ट जो होती हैं वो ऑलरेडी रिटन होती हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद जी की हमारी कहानी बड़े भाई साहब पूरे हिंदुस्तान में हमने प्ले किया, ऐसे ही मुजीब खान जी की कहानी, ऐसे जो राइटर्स हैं उनकी, और कुछ हमारी खुद की लिखी होती हैं। उसमें क्या होता है कि जो जैसे मैं हूँ, मेरे साथ जो सीनियर कलाकार हैं, 2-3 लोग बैठते हैं, वो आइडियाज शेयर करते हैं, तो उनमें से एक जो है वो लिखना शुरू कर देता है। तो इस तरह से हमारा मिक्सचर होता है। कुछ कहानियां जो ऑलरेडी हैं, जो अच्छी कहानियां, क्योंकि नाटकों की कहानियां हजारों हैं, लेकिन कहानी आपको वो पकड़नी है जो आपको अच्छी लगे, जिससे आपको लगे कि भाई आप कुछ समाज में कुछ दे पाएंगे, या एज ए डायरेक्टर या फिर आपके एक्टर जो हैं वो उसमें जान डाल पाएंगे, या उससे जो है वो जो हमारी ऑडियंस है वो उसमें गिरफ्तार हो जाएगी। तो दरअसल जब तक आप ऑडियंस को गिरफ्तार ना करें अपनी परफॉर्मेंस में, तो उसके लिए नाटक को काफी सिलेक्टिव रहना पड़ता है। कुछ नाटक हमारे खुद के लिखे होते हैं, और कुछ जो हमारे राइटर्स हैं, जो अच्छे राइटर्स हैं, मशहूर राइटर्स हैं, लीजेंड हैं, जो उनकी कहानियां हम करते हैं। एक क्वेश्चन सर मेरा लास्ट आपसे रहेगा, एक एक्टर की क्या निशानी होती है, एक आर्टिस्ट जो उसकी क्या निशानी होती है, और किन किन चीज़ों का उनको ध्यान रख के जो वो काम करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले अगर कोई एक्टर है या कलाकार है, वो बहुत इमोशनल होता है, बहुत हेल्पिंग होता है, और उसको एक अच्छा इंसान उसका होना बहुत जरूरी होता है। बहुत लाजमी होता है कि एक फनकार, कलाकार, अदीब जो भी है, सबसे पहले उसका एक अच्छा इंसान होना जरूरी होता है, फिर उसको इमोशनल। क्योंकि जो एक कलाकार है ना, वो कभी किसी को चोट, या कभी किसी के साथ दगा, या कभी ठगी, ये चीजें नहीं कर सकता। तो एक जो है वो आम आदमी और कलाकार में बहुत फर्क होता है। वो फील करता है, वो चीजों को काफी बारीकी से देखता है, वो जो रियल लाइफ होती है वहां से भी कई चीजें जो है वो उठा के अपनी कलाकार की पर्सनैलिटी में डालता है, और वो चीजें उसको काफी मदद करती हैं जो है अपनी अपनी कलाकारी को और मजबूत करने के लिए। तो कलाकार बेसिकली, मैंने जैसे आपसे कहा कि कलाकार एक बड़ा सॉफ्ट हार्टेड होता है, बड़ा नरम दिल होता है, और कलाकार जो है उसका एक लाइन में कलाकार का एक बहुत अच्छा इंसान होना सबसे बड़ी उसकी जो एक मैं बोलूंगा कि उसकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है। सर हम जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हम आपकी तरफ से एक मैसेज चाहेंगे, जितने भी बच्चे अभी एक्टिंग फील्ड में या किसी भी फील्ड में आना चाहते हैं, थिएटर के फील्ड में आना चाहते हैं, क्या कुछ आपका एक मैसेज रहेगा उन सब के लिए, और क्या कुछ विजन से उनको जब वो आके काम करना? देखिए, सबसे पहले मैं जो बच्चे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में जहाँ भी पढ़ते हैं, वो मैं उनके जो स्कूल्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उनकी मैनेजमेंट है, उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा,
हालांकि यहाँ राजौरी के जितने भी मैनेजमेंट स्कूल्स की उनमें मैं नाम लूँ, चाहे वो DPS सोसाइटी है, हमारे बड़े भाई सज्जाद तारिक साहब हैं, या नेशनल पब्लिक स्कूल के मेरे छोटे भाई खन्ना बड़ियाल साहब हैं, लंगर साहब हैं, और ख़ास तौर पे हिमालयन एजुकेशन मिशन फारूक मुस्तर साहब, सलीम वानी साहब, मुस्लिम वानी साहब, इन सब की सपोर्ट और बेस्ट विशेस और मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन सब ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे और रंगमंच थिएटर को ग्रो होने में। तो मैं इन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आए दिन थिएटर की वर्कशॉप्स आप जरूर लगवाया कीजिए। आप खुद भी देखिए कि थिएटर की वर्कशॉप्स जो है वो कितनी खूबसूरत हैं, वो बच्चे को फिजिकली, इमोशनली और मेंटली कितना वो उसको जो है वो चेंज करती हैं और कितने उसमें उसकी पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन लाती हैं। और बच्चे जो हैं वो उनको थिएटर की ओर आना चाहिए, को करिकुलर एक्टिविटीज की ओर आना चाहिए और स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ वेरी वेरी चैलेंजिंग ईरा एंड वी आर सराउंडेड बाय एन नंबर ऑफ इविल्स फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर। तो इस तरफ आना पड़ेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड लाना पड़ेगा। आजकल बच्चे जो हैं वो टीनेज में होते हैं और डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तो इससे जो है कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लाइफ में पॉजिटिविटी रखिए, एक्सरसाइज कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपसे गलती जो है वो मिनिमम हो, क्योंकि ये दौर ऐसा है कि इसमें गलती होने के बहुत चांसेस हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि गलती जो है मिनिमम हो। आपका जितना ज्यादा जो टाइम है वो पेरेंट्स और बड़ों की उसमें सोबत में गुजरे। मुझे याद है कि हमसे 10-10 साल बड़े दोस्त हुआ करते थे, और हमारे जो मेरे वालिद साहब के जो दोस्त हुआ करते थे बुजुर्ग, उनके साथ हमारा बहुत बैठना हुआ करता था। वो दौर आज के दौर में भी मैं बताऊं आपको कि मेरे कुछ बुजुर्ग हैं, वो मेरे दोस्त ही हैं, 65-65 साल के, हमारे 70 साल के, जिनके साथ हम रूटीन में डेली बैठते हैं, जिनके लिए हम टाइम निकालते हैं और जो हमारे लिए टाइम निकालते हैं। तो इस किस्म की जो है वो सोबत रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो मॉरल वैल्यूज, ये सारी चीजें इंटरनेट के ऊपर ही कहीं ना कहीं वो शुरू होकर खत्म हो रही हैं। आज के दौर में अगर कोई मौत होती है तो हम वहीं पे रेस्ट इन पीस या अपने तरीके से हम जो है वहां पे अफसोस करते हैं और खुशी भी वहीं देते हैं। बेहतर है कि हम दोबारा वापस जाएं। जो हमारा कल्चर है, हिंदुस्तान का कल्चर बड़ा खूबसूरत कल्चर है, तो हम इसको वेस्टर्नाइज ना करें। सर एक क्वेश्चन और रहेगा मेरा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी, क्या कुछ आपके विचार है उनके लिए, किस तरह के पॉलिटिशियन है वो, किस तरह का काम कर रहे हैं, और क्या कुछ आपका उनके लिए कोई मैसेज रहे? देखिए, सबसे पहले मैं मोदी जी को प्रणाम करता हूं, क्योंकि मोदी जी ने सियासत जो कम, और उन्होंने एक जो जैसे वो कहा भी जाता है कि उन्होंने जो है वो देश को बदलने के लिए, देश का नजरिया बदलने के लिए ग्राउंड पे जो है वो काम किए। बहुत सारी तब्दीलियां जो है वो देखने को नजर आती हैं, चाहे वो समाज की बात हो, चाहे वो बाकी फील्ड्स हो। तो आई मीन टू से ही इज वेरी हार्ड टू डिफाइन। मोदी जी को डिफाइन करना बहुत हार्ड है। मैं ये कहूंगा कि भाई जो हमारे देश का जो युवा है 70% से ज्यादा, वो मोदी जी को अपना आइडियल मानता है। और मोदी जी देखिए, उनकी जो उम्र देखिए 70 के पार है, लेकिन आज भी 18 घंटे काम करना, इट्स नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। और वही आदमी कर सकता है जिसके दिल में कोई दर्द होगा, जो आदमी कुछ करना चाहता होगा, जो आदमी अपने देश को किसी पॉजिटिविटी, किसी अच्छी डायरेक्शन की तरफ ले जाना चाहता होगा। और बहुत सारी मिसालें हमारे सामने भी हैं, और हम भगवान से कामना करते हैं कि वो इसी तरह से एनर्जी से काम करते रहें। सर मिशन सिंदूर पे कोई एक्ट आपने किया, कुछ प्ले वगैरह? देखिए, मिशन सिंदूर पे तो खासतौर मिशन सिंदूर पे ही नहीं किया। हाँ, ये है कि मैं एक बार फिर से बहुत मशहूर हूँ अभिषेक शर्मा साहब का, डिप्टी कमिश्नर राजौरी, और मैं लकी हूँ कि हमारे वो रजिस्ट्रार भी हैं बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के, यंग हैं, डायनेमिक हैं, ही डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। तो उनको ये पता चला कि यहाँ राजौरी में कोई थिएटर करता है, क्योंकि हमारे जो फेस्टिवल हुआ था डॉक्टर चिरंदर मेमोरियल, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, वो वहाँ पे उन्होंने वो हमारे फेस्टिवल में आए थे। और फिर राजौरी डे होता है 13 अप्रैल को, आपको याद होगा कि राजौरी जो कबायलियों से 6 महीने बाद आजाद हुआ था, तो उस पर उन्होंने कहा कि राजौरी की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर आप नाटक कीजिए। और राजौरी की हिस्ट्री के ऊपर जो नाटक था उसमें वो सारी की सारी, उसमें फौज भी थी, वो सारी चीजें, वो हिंदू मुस्लिम भाईचारा, वो कैसे सब लोगों ने मिलकर क्या किया, कबायलियों को यहाँ से भगाया। उसमें हमारे जो ब्रिगेडियर उस्मान साहब थे, या हमारे राणे साहब थे, ये सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं, यानी कि आप ये मान लो कि ऑपरेशन सिंदूर बाद में हुआ, हम वो नाटक पहले कर चुके। जो आर्मी के अंदर ये रिलीज हुआ था जी जी, उनके हमने खुद भी देखा, काफी अच्छा नाटक था वो, काफी एंजॉय किया लोगों ने, काफी अच्छी हिस्ट्री थी उसमें, काफी अच्छा काम किया। सर हम अपनी टीम की ओर से आपको भी मुबारकबाद देते हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आज के एपिसोड में हमने भी बहुत कुछ सीखा आपसे,
आपकी स्ट्रगलिंग लाइफ हमने जानी, कितनी टीम ने आपके साथ काम किया, कितने युवाओं को आपने मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म की ओर से, और क्या कुछ थिएटर क्या होता है वो सब हमने डिस्कस किया। एक बार हम अपनी सारी टीम की तरफ से आपका थैंक यू करते हैं वापस से द हिमालयन टॉक शो द रियलिटी अनकवर्ड में, जो आपने टाइम निकाला, प्रीशियस टाइम निकाला आज हमारे लिए। थैंक यू। मैं बहुत मशहूर हूँ आपका, आपकी टीम का, और मैं भगवान से ये कामना करता हूँ कि जिस तरह से आप लोग सब बच्चे ही हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ टीम, और बहुत जज्बा है, और ये कल्चर राजौरी में आज भी उतना देखने को नहीं मिलता है। जो बड़े हमारे महानगर हैं, जैसे थिएटर भी हमारे यहाँ था, यहाँ देखने को नहीं मिलता था, बड़े महानगरों में है। जिस तरह से आप जोश जज्बे से काम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे हैं, मेरे सामने भी बच्चे ही बैठे हैं, तो इनकी एज के जो ज़्यादातर लोग जो हैं वो या तो बाइकर्स हैं, या वो बाइक पे या दाएं बाएं वो तफरी करने में अपना वक्त गुजारते हैं। तो आप लोग एक बड़े अच्छे कॉज के साथ समाज को जो है वो रोशनास कर रहे हैं। तो मैं आपका मशकूर हूँ, बड़ा मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, और भगवान से मैं आपको ये भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आप लोग इसी तरह से आगे बढ़ें और बहुत तरक्की करें। सर थैंक यू, इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और ये थे आज के एपिसोड में हमारे साथ विशाल पहाड़ी जी, जिन्होंने काफ़ी देर काम किया राजौरी में और कर भी रहे हैं, काफ़ी हार्ड वर्कर हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं और फाउंडर हैं रंगमंच थिएटर के। और आज के पॉडकास्ट में हमने इनसे जाना था कि क्या होता है थिएटर, क्या सिनेमा और क्या स्ट्रीट प्लेज होते हैं, और उनकी जितनी भी स्ट्रगलिंग लाइफ थी उनके बारे में जाना। आप भी देखते रहिए ऐसे ही और पॉडकास्ट के साथ, ऐसे ही और नए एपिसोड के साथ द हिमालयन टॉक शो टीम के साथ द रियलिटी अनकवर्ड। थैंक यू।